हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, कल मैं क्लास आप तक नहीं पहुंचा पाया। एक्चुअली मैंने क्लास तो रिकॉर्डेड कर लिया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ रही थी दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आइए जानते हैं पहले। और उससे पहले कि हमें एक चीज़ ये भी जानना होगा कि कल जो मैंने यानी कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक बार उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि जो कल क्लासेज आप तक नहीं पहुंच पाई थी उसका रिवीजन यदि हो जाएगा तो आप चीज़ों को इंटरलिंकिंग कर सकेंगे। यानी कि आपको इंटरलिंकिंग करने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी दोस्तों। तो मैंने आपको बता रहा हूं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था इसका महत्व क्या होता है और राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, यानी किन माध्यमों से किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। किन किन माध्यमों से की जाती है दोस्तों? मैंने आपको बताया था जीडीपी के बारे में, और जीएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में और एनएनपी के बारे में। जिसमें मैंने आपको जीडीपी के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, फिर मैंने आपको जीएनपी के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, डिप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूल्यह्रास। फिर एनडीपी के बारे में हम बात करेंगे, जिसे कहा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हम जानेंगे एनएनपी के बारे में, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेशनल इनकम के बारे में हमें जानना था, लेकिन आज की क्लासेस जो होगी हमारी सिर्फ एनएनपी तक होगी, और उसके बाद नेशनल इनकम की क्लासेस हम नेक्स्ट में रखेंगे, ताकि आपको जो जीडीपी यानी सॉरी जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की क्लास है, जो मतलब एक तरीके से जिसकी हम चर्चाएं कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ तक आपके लिए सुटेबल पड़ेगा। और इसके बाद जो हो गया यानी नेशनल इनकम जो होगी, नेक्स्ट नए टॉपिक से हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। और जिस तरह आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे कि एक सचिन जी हैं, काफ़ी अच्छा एक तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो लोग भी नए लोग हमारा सपोर्ट करते हैं और जैसे ही हमें पता चलता है, मैं उन लोगों का ज़रूर नाम लेता हूं और उन्हें ज़रूर अप्रिसिएशन करता हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्यह्रास में यानी कि क्या होता है, आइए बात करते हैं डिप्रिसिएशन के बारे में। तो यहाँ कहा जा रहा है उत्पादन प्रक्रिया में जब हम कोई चीज़ उत्पादन करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है इस समय, देखिए हमारे पास एक कप है, और इसका जब हम उत्पादन करेंगे, यानी कि दूसरी वस्तुओं के उत्पादन करने में क्या होगा, प्रयुक्त सभी मशीनों और उपकरणों में क्या होता है, कुछ टूट फूट होती रहती है। मान लो अगर मैं आपसे कहूँ आपको कप बनाना है, तो कप बनाने के लिए आपको मशीन वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें टूल्स वगैरह पड़ सकती हैं। तो जो मशीनें वगैरह होती हैं वो सब आती हैं, तो क्या हमेशा के लिए चलती रहती हैं? नहीं, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ टूटती फूटती रहती हैं वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, और इसी को आर्थिक बोलचाल की भाषा में ऐसे पूंजीगत की वह हानि जिसका प्रत्येक वस्तुओं को, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को टूट फूट के बियर में क्या करना पड़ता है, टूट फूट के रूप में उन्हें भुगतान करना पड़ता है, और इसी को क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लो आपके पास एक रेडियो बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक रेडियो बनाने वाली कंपनी है। जब आपके पास रेडियो बनाने वाली कंपनी है, तो रेडियो बनाने के लिए आपको कई प्रकार की मशीनें की आवश्यकता पड़ेंगी। तो आप मान लो मशीन लाए हैं, जो मशीन आप लाए हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ टूट फूट जाता है। जो टूट फूट जाती हैं हुई वस्तुएं, उसको क्या करना पड़ता है, उसके स्थान पर नई चीज़ें लाना पड़ता है। और इसी को अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मूल्यह्रास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं किसी दूसरी वस्तुओं को, और उसमें प्रयुक्त होने वाली सभी मशीनों और उपकरणों में जो कुछ भी टूट फूट होता रहता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास कहते हैं दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं के एक भाग को
टूट फूट के बदले में रखा जाना चाहिए। देखो कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादित पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनको किसी एक भाग में रखा जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, हमारी उत्पादन क्षमता यानी कि राष्ट्र की उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाएंगी। और इस प्रकार के जो रखे गए पूंजी को क्या कहा जाता है, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस कहते हैं। यानी कि कैपिटल कंजप्शन अलाउंस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि जो टूट फूट गई हैं वस्तुएं उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें एक अलग भाग में रख देते हैं कि हाँ इतनी हमारी वस्तुएं जो हैं वो टूट फूट गई हैं, उसके बदले पे नई वस्तुएं लाई जाएंगी दोस्तों। तो उसी को क्या कहा जाता है, ऐसे पूंजी को क्या कहा जाएगा, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कहा जाएगा। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस क्या होता है, जो टूटी फूटी हुई वस्तुएं होती हैं उनको एक अलग स्थान पे यानी कि एक अलग रख देते हैं। तो ऐसे पूंजी को क्या कहा जाता है, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसके आगे की क्या कहानी कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि इस प्रकार ऐसे परिदृश्य में किसी फर्म में हुए निवेश व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को दो भागों में रखा जाता है। जब इस प्रकार के जब व्यय होते हैं यानी निवेश होते हैं, जो खर्च होते हैं, देखो जब ऐसे चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, निवेश व्यय ऐसे परिदृश्य को किसी फर्म में निवेश व्यय को क्या करते हैं, दो भागों में बांट दिया जाता है। इन दो भागों में बांट दिया जाता है, आइए बात करते हैं। एक भाग का उत्पादन के लिए नई पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को खरीदने में उपयोग किया जाता है। देखो पहले भाग में ये बांट दिया जाता है कि हम क्या करते हैं, नई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। नई वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुएं और सेवाओं को खरीदते हैं। देखो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप एक बार तो खरीदते हैं लेकिन फिर बेचने पर आपको तुरंत ही पैसों का, संपत्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई मशीन है, ये मशीन क्या है, आपकी पूंजीगत मशीन है। पूंजीगत मशीन है, क्यों है, क्योंकि यदि आप इसको जब भी चाहेंगे तब भी इसको बेच सकते हैं। फिर भी आज जैसे ही आप बेचेंगे इससे आपको पैसे प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मशीन आप लाए हैं इससे बहुत सारी चीज़ें आप उत्पादन करके पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी मशीनों को क्या कहा जाता है, पूंजीगत मशीन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ऐसे जो फर्म में निवेश होता है यानी व्यय होता है, जो निवेश व्यय होता है उसको हम किन भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में हम क्या करते हैं, जो उत्पादन के लिए नई पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को खरीदते हैं। पहले भाग में उन चीज़ों को रखते हैं जो एक तरीके से नई वस्तुएं होती हैं और मशीन होती हैं। और दूसरे भागों में उन मशीनों को रखा जाता है या उन पूंजीगत वस्तुओं को रखा जाता है जो टूट फूट हुई होती हैं, उनकी स्थान पर नई वस्तुएं या मशीन लाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे दोनों को क्या कहा जाता है, अगर दोनों राशियों को मिला देने पे क्या कहा जाता है, सकल निवेश यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसके पहले की कहानी एक चीज़ और समझ लीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक नई पूंजीगत जब नई पूंजीगत वस्तुएं और मशीनों को हम खरीदेंगे तो उसे क्या कहेगा, उसमें किया गया निवेश को क्या कहा जाता है, निवल निवेश कहा जाता है यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और जो टूटी फूटी हुई वस्तुएं होती हैं उसके स्थान पर नई वस्तुएं जब हम लाते हैं तो उस पर किया गया निवेश को क्या कहा जाता है, मूल्य ह्रास कहा जाता है यानी मूल्य ह्रास व्यय कहा जाता है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर कहता है। और इन दोनों ही राशियों को जब हम इन दोनों ही राशियों को जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, सकल निवेश यानी कि सकल निवेश का मतलब ये हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को कि निवेश यानी कि निवल निवेश क्या होता है और मूल्य ह्रास व्यय क्या होता है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। मैंने आपको बताया निवल निवेश वो होता है जब हम नई पूंजीगत वस्तुएं खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, निवल निवेश कहा जाता है। और मूल्य ह्रास व्यय उसे कहा जाता है
जो टूटी फूटी हुई वस्तुएं होती हैं उसके स्थान पर नई वस्तुओं को हम लाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर यानी मूल्यह्रास व्यय कहा जाएगा। और इन दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही जो निवल निवेश की राशि है और मूल्यह्रास व्यय की राशि को यदि एक साथ हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सकल निवेश यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसके आगे। देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। सकल निवेश यदि आपसे पूछा जाए, आपको सकल निवेश निकालना है यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? निवल निवेश प्लस डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को आप जब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? निवल निवेश क्या होता है? यदि आपको निवल निवेश निकालना है यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका एक तरीके से सकल निवेश है यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, उससे माइनस करेंगे किसको? डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? निवल निवेश दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि सकल निवेश क्या होता है, उससे पहले मैंने आपको दो चीज़ें बताया, एक नेट निवेश क्या होता है यानी निवल निवेश क्या होता है, और मूल्यह्रास व्यय क्या होता है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। थोड़ी सी इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, इस पॉइंट को भी देख लीजिए। देखो कहा जाता है कि यदि निवल निवेश जो है सकारात्मक होती है यानी कि प्लस में होता है तो क्या प्राप्त होता है? हमारे राष्ट्र की उत्पादन क्षमता और आउटपुट बढ़ जाता है। यदि निवल निवेश जो है सकारात्मक होगा तो क्या होगा? राष्ट्र की उत्पादन क्षमता और आउटपुट बढ़ जाएगी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आइए अब बात करते हैं निवल निवेश, निवल घरेलू निवेश, निवल घरेलू उत्पाद जिसे बोला जाता है एनडीपी के बारे में। मैंने आपको बता दिया है ना कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है। अब हम जानेंगे एनडीपी के बारे में यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। मूल्यह्रास की राशि को क्या किया जाता है? एडजस्टमेंट किया जाता है यानी समायोजित करने के बाद जीडीपी, जब जीडीपी की गणना की जाती है तो ऐसे ही जीडीपी को क्या कहा जाता है? एनडीपी कहा जाता है। एनडीपी किसे कहा जाता है? जब मूल्यह्रास के राशि को समायोजित करते हैं और समायोजित करने के बाद जीडीपी की गणना की जाती है तो ऐसे ही जीडीपी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एनडीपी कहा जाता है। अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है वस्तुतः एनडीपी जो है निवल जीडीपी ही है, निवल जीडीपी ही जो है उसे वो क्या है? एनडीपी है दोस्तों। यानी कि जीडीपी माइनस मूल्यह्रास यदि आप निकालेंगे, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास करते हैं तो आपको एनडीपी के रूप में आपको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि हमने साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, यानी कि हमारे टीम ने ऐसा कंटेंट बनाया है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, सुनिए बहुत अच्छे से, ध्यान से समझिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान परिसंपत्तियों में होने वाले टूट फूट की राशि को क्या कहा जाता है? कि राशि को जीडीपी में से घटाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? एनडीपी प्राप्त हो जाता है। जब हम क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, फिर जब उत्पादन करने के ही दौरान कुछ परिसंपत्तियां जो होती हैं वो कैसे क्या हो जाती हैं? टूट फूट जाती हैं, तो उनकी जो कुल राशि होती है उसको जीडीपी में से घटा देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगे दोस्तों।
आपके एग्जाम में पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एनडीपी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, जीडीपी, जितना जीडीपी होता है देश की जीडीपी, और उसमें से मूल्यह्रास जो संपत्तियां हैं, यानी कि आपको मैंने बताया था ना जीडीपी के बारे में, और जो वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन कर रहे हैं उस समय की जो टूट फूट गई वस्तुएं होती हैं, उसमें उसका जो मूल्य होता है, उसकी जो कुल राशि होती है जिसे आप मूल्यह्रास कहते हैं, उससे यदि आप घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी। तो एनडीपी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, जीडी एनडीपी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसमें थोड़ी सी और बातें जो थोड़ा से तकनीकी शब्दों को दिया गया है। कहा जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था की एनडीपी हमेशा ही जीडीपी की तुलना में कम होती है दोस्तों। क्यों होती हैं? किसी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा ही जीडीपी की तुलना में क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि मूल्यह्रास कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा कैसे होता है, धनात्मक होता है। कैसे मूल्यह्रास कम नहीं किया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि आप वस्तुओं और सेवाओं का तो उत्पादन करेंगे ना। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे तो कुछ ना कुछ वस्तुएं टूट फूट तो होती ही रहेंगी ना। तो क्या आप ये समझिए कि क्या इसको शून्य किया जा सकता है? कभी नहीं शून्य किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है एनडीपी हमेशा ही जीडीपी की तुलना में क्या होती है, कम होती है, और जीडीपी ज़्यादा होती है दोस्तों। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी ज़्यादा होगी, और एनडीपी हमेशा क्या होगा, जीडीपी की तुलना में कम होगा दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। अब आइए बात करते हैं, हमारा लास्ट जो है, मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 4 चीज़ें बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें समझाने का प्रयास कर चुका हूं और समझा भी दिया हूं। अब मैं चौथी चीज़ें बताने जा रहा हूं, जिसे बोला जाता है एनएनपी। इसे क्या बोला जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जिसे क्या बोला जाता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे बोला जाता है जीएनपी, में से मूल्यह्रास को घटा देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी। तो मैंने आपको जीएनपी के बारे में बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जीएनपी में उन चीज़ों को जोड़ा जाएगा, चाहे वो भारतीय कंपनियां जो हैं भारत में निवेश कर रही हों, और चाहे भारतीय ही कंपनी उत्पाद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हों, और चाहे भारतीय कंपनी ही देश के बाहर किसी अन्य देश में भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं। तो उनके कुल राशियों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बाजार मूल्य के राशियों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, जीएनपी प्राप्त होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था। अगर आपको याद हो, टाटा कंपनी के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो यूके में क्या कर रही थी, जागुआर कंपनी यानी कि जागुआर कार निकाल रही थी, यानी कि उत्पादन कर रही थी। तो जीएनपी क्या होता है दोस्तों, चाहे वो भारतीय कंपनी, चाहे वो भारत में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन कर रही हो, और चाहे किसी देश के अन्य हिस्से में भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं, तो उसके उत्पादन की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता था, जीएनपी प्राप्त होता है। तो अब हमें एनएनपी निकालने के लिए जो जीएनपी होता है, जीएनपी में से मूल्यह्रास को हम घटा देते हैं। मूल्यह्रास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जीएनपी में से मूल्यह्रास को यदि हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितनी है हमारे देश की, हमारे देश की कितनी निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है। यदि हमें निकालना होगा तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन कर देंगे, डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमें एनएनपी के बारे में पता चल जाएगा। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की बातें, क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि विभिन्न वस्तुओं की तुलना करने के लिए एनडीपी और एनएनपी का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी दूसरे अर्थव्यवस्था यानी कि मान लो भारत देश की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था का तुलना करना हो, तो
तो हम एनडीपी और एनएनपी के अवधारणाओं का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? जीडीपी से तुलना करते हैं किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से और किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था को तुलना करने में। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी देश की अर्थव्यवस्था और किसी देश की अर्थव्यवस्था से यदि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का तुलना करना चाहें तो कौन से टूल्स को अपनाएंगे? जीडीपी को अपनाएंगे, ना कि हम एनडीपी और एनएनपी को अपनाएंगे दोस्तों। क्यों एनडीपी और एनएनपी का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर मूल्यह्रास की गणना जो होती है, मूल्यह्रास की गणना की विधि अलग अलग राष्ट्रों में भिन्न भिन्न तरीके से होती हैं। देखो, डिप्रिसिएशन की गणना जो होती है, डिप्रिसिएशन की गणना की जो विधि होती है अलग अलग राष्ट्रों, मान लो चीन की डिप्रिसिएशन की गणना करने की विधि अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी, नेपाल की अलग होती होगी, और जितने भी देश हैं ऑस्ट्रेलिया की अलग होती होगी, मालदीव की अलग होती होगी, पाकिस्तान की अलग होती होगी, बांग्लादेश की अलग होती होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का तुलना करना हो, किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से तुलना करते हैं तो एनडीपी और एनएनपी की अवधारणा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं? जीडीपी का करते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अब आइए बात करते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं उसमें साधन लागत की क्या जरूरत पड़ती है, यानी कि साधन लागत क्या होता है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि बाजार मूल्य और साधन लागत की अवधारणा क्या होती है, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होती है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा बाजार मूल्य क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बाजार मूल्य क्या होता है तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? ठीक है, आप चाहो तो कमेंट में करके अपनी बात रख सकते हैं और यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक कर आप अपनी बात रखिएगा, फिर हमारे द्वारा कही गई बातों को समझिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं भी ऐसा कर रहे हैं तो जल्दी से फिर शेयर कर दीजिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं दोस्त। जल्दी से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि आप जोड़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि और अच्छी से अच्छी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि भारत में ऐसा कोई एजुकेटर आपको पढ़ाएगा नहीं जितना अच्छा मैं आपको और अच्छे कंटेंट दूंगा। ठीक है, मैं इतना मेहनत करके आपको दूंगा कंटेंट, आप जितना ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे इकोनॉमिक्स या सभी क्लासेज में, आप समझिए कि ऐसे कंटेंट कोई जल्दी से दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरह मैं कंटेंट आपको दूंगा और बिल्कुल सही होगा और सटीक होगा। आप भारत की कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिक्स में आपको तो समस्या होनी ही नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स में कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लूँगा। ठीक है, आइए बात करते हैं बाजार मूल्य क्या होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक लेन देन के मूल्यों को क्या करता है? संदर्भित करता है। वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक लेन देन को कौन संदर्भित करता है? बाजार मूल्य करता है। और इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर तथा सब्सिडी दोनों सम्मिलित होते हैं। जो बाजार मूल्य की वस्तुएं होती हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, जिन्हें सब्सिडी को हिंदी में कहा जाता है सहायकी, दोनों सम्मिलित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, क्या कहा जा रहा है? अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं के मूल्य को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जब अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है किसी वस्तु में तो मूल्य के जो वस्तु के मूल्य जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उसी में सब्सिडी दे दिया जाए तो वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है दोस्तों। तो बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य क्या होता है? जो वस्तुएं बाजार में मिलती हैं, मान लो अभी मेरे पास एक कप है, इस कप का बाजार मूल्य कुछ अलग हो, मान लो इसके 10 रुपये है बाजार मूल्य, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ? अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ा हुआ है। अगर सब्सिडी दी गई होगी सरकार के द्वारा तो सब्सिडी भी इसमें दी गई होगी, इसीलिए इसका मूल्य, मान लो इसमें सब्सिडी नहीं दी गई, मान लो अभी चलो इसको जब उत्पादन किया गया तो इसकी पूरे टोटल की लागत, यानी कि जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसकी लागत कितनी हो गई? 10 रुपये।
अब जो कंपनी है, इसकी कंपनी क्या चाहेगी, बाजार में लाने के लिए सोचेगी। अब इसे बाजार में उसे बेचना है कि प्रति कप कितने रुपए के बेचेगी। मान लो कंपनी ने निर्धारण किया 12 रुपए की कप बेचने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब कप में क्या हुआ है, अप्रत्यक्ष कर लग गया, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, मान लो 3 रुपए। अब यही कप कितने के रुपए का हो गया, 15 रुपए। अगर इसी में मान लो भारत सरकार सब्सिडी दे देती है 1 रुपए का, 1 रुपए का अगर भारत सरकार सब्सिडी दे देती है तो फिर अब इसका मूल्य कितना हो गया, 14 रुपए। तो बाजार मूल्य में क्या होता है, अगर भारत सरकार, बाजार मूल्य में क्या होता है, वस्तु के मूल्य में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी दोनों सम्मिलित होती है। यदि सब्सिडी दी गई है तो जरूरी नहीं है कि सभी में सब्सिडी हो, लेकिन अब देखो कोई वस्तु, फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, यदि कोई वस्तु बाजार के मूल्य में आती है, बाजार में आती है, तो उसका उत्पादन जो साधन लागत के हिसाब से अप्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है उसमें, तो क्या हो जाता है, वस्तु का दाम बढ़ जाता है दोस्तों। अगर वहाँ पर सब्सिडी दी गई तो बाजार मूल्य कम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। अब आइए बात करते हैं आगे की कहानी। एक मिनट दोस्त। अब आइए बात करते हैं साधन लागत के बारे में। साधन लागत क्या होती है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे पहले से ही। साधन लागत का मतलब, मान लो एक कप है, इस कप को बनाने में जो भी साधन का प्रयोग किया गया है, चाहे वो भूमि का प्रयोग किया गया है, मजदूरों का प्रयोग किया गया है, या इसमें जो उत्पादन करने में कुछ पूंजी का उपयोग किया गया है और उस पर लगने वाला ब्याज जो होता है, वो क्या होता है, साधन लागत होता है। तो साधन लागत क्या होती है, जब कोई वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उसमें प्रयोग में होने वाली जो वस्तुएं या सेवाएं हैं या जो कारक हैं, उसे क्या कहा जाता है, साधन लागत कहा जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं साधन लागत में, जैसे भूमि के लिए किराया। मान लो आप कोई कंपनी आप चला रहे हैं, तो क्या कंपनी फ्री में चल रही होगी, उस कंपनी पे तो आपने हो सकता है इन्वेस्टमेंट तो किया ही होगा, चाहे किराए पे लिए हो या खुद की ज़मीन हो, तो बात तो एक ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ें हैं पूंजी। पूंजी के लिए ब्याज, जब आप कोई कंपनी खोलेंगे किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, तो हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, तो आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे या सरकार से लोन लेंगे, तो उस पर क्या करेंगे, आप ब्याज खर्च करेंगे, तो ये भी आपके साधन लागत में होगा, ठीक है। श्रम के लिए मजदूरी, जो मजदूर होंगे उनके लिए क्या करेंगे, आप मजदूरी देंगे, तो वो भी साधन लागत के अंतर्गत आएगा। अब आप स्वयं हो, मान लो आपने सब कुछ दे दिया, तो आपको भी तो कुछ चाहिए, यानी कि आप क्या हो, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो आपको भी लाभ तो चाहिए ना, तो वो लाभ भी सम्मिलित किया जाता है किसमें, साधन लागत में। तो साधन लागत में वे वस्तुएं, साधन लागत में वे चीज़ें या वे कारक को संदर्भित किया जाता है जिसमें जिसमें जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया गया है, उसे क्या कहा जाएगा, साधन लागत कहा जाएगा। तो मैंने आपको साधन लागत समझाने का प्रयास कर दिया है, आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। फिर चीज़ें क्या कहा जा रहा है, यह वास्तविक उत्पादन लागत है जिस पर किसी फर्मों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। साधन लागत पर गणना करते समय अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है तथा सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। देखो, अगर हमें साधन लागत निकालना है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, क्योंकि जब हम साधन लागत यानी कोई चीज़ उत्पादन करते हो तो उसमें क्या होता है, टैक्स लगा होता है। कोई चीज़ उत्पादन करते हैं तो उसमें जो वस्तुएं लगाई जाती जोड़ी जाती हैं या जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर लगा होता है, तो उसके हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन यदि सरकार ने कोई सब्सिडी दी है तो उस सब्सिडी को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, साधन लागत। आइए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया हूँ, फॉर्मूला के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। साधन लागत से आप यहाँ पर देख सकते हैं, साधन लागत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाजार मूल्य माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो साधन लागत निकल आएगा, ठीक है। जहाँ पर कहा जा रहा है
कि निवल अप्रत्यक्ष कर यदि निकालना होगा हमें, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। कब प्राप्त होगा, जब हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, उसे सब्सिडी से घटा दे देंगे। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला पॉइंट याद करिएगा, साधन लागत के लिए आपको सही रहेगा। आपको समझाने में किसी भी प्रकार को किसी को समस्या भी नहीं होगी और साथ ही आपका प्रश्न भी सही हो जाएगा, यानी कि आप सही आसानी से उत्तर दे सकेंगे। दोस्तों कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर साधन लागत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बाजार मूल्य जो वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य है और माइनस उसमें क्या करना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर, और उसमें सरकार द्वारा दी गई जो सब्सिडी होती है उसको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साधन लागत। आप ऊपर के दोनों की चीज़ों आप भूल जाइए, साधन लागत आप इसी को याद रखिए कि साधन लागत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वस्तु और सेवाएं हैं उसका बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साधन लागत। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। जिस तरह आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, शशि जीएस एकेडमी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, मैं जल्द ही एक नया एपिसोड लेकर आने वाला हूं जिसमें ये किसी टॉपिक से नहीं होगा दोस्तों, यानी कोई विशेष टॉपिक कोई विशेष सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में वो सीधा होगा। ऐसा एपिसोड होगा जो भारत की कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसको आप सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, हमने तो कभी देखा ही नहीं इस तरह प्रश्नों को। ठीक है, आप कहेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हमने कभी देखा ही नहीं, तो उसी समस्या को मैं दूर करना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट को वो चीज़ें मिलता भी नहीं है और पढ़ाने वाले टीचर जो होते हैं वो कई बार उसको मिस कर देते हैं। उसको मिस करने का कारण होता है दोस्तों, उनको लगता है कि यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही चीज़ें प्रश्न यानी कि वही चीज़ें पेपर में महत्वपूर्ण बनकर आ जाते हैं और हमारे लिए क्या कर देते हैं, हमें सिलेक्शन से पीछे कर देते हैं दोस्तों। तो अब वो दिन दूर नहीं है जो आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा एपिसोड लेकर मैं आ रहा हूँ जिससे कि आपका एक भी प्रश्न जीके जीएस से गलत ना हो। चाहे वो भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, भारत की कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो आप समझिए कि वहाँ से आपका काम हो जाएगा। आप कम समय में भी उसको आप रिवीजन कर सकते हैं और एपिसोड को देख सकते हैं। अगर आप 10 से 12 वीडियो रहेंगी, 10 से 12 वीडियो रहेंगी, जिससे कि आप एक दिन या 2 दिन में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले तो अभी से ही देखना प्रारंभ कीजिएगा, जो एक एक वीडियो आपको मिलेंगी उसको आप देखना प्रारंभ कीजिएगा ताकि आपको समस्या ना हो दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।